एक आदमी है उसको, और आज एक बहुत अच्छा रेपुटेड ऑफिसर बन गया, बकरियों के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसका बचपन से रहा था। अब उसकी शादी हो गई लेकिन उसको प्लेजर नहीं मिल रहा जो बकरी के साथ मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर उसका कितना बड़ा ट्रॉमा है। कल एक कपल मेरे पास आया था, वो अपनी वाइफ से इसलिए खुश नहीं है कि उसकी जो प्रीवियस पार्टनर थी वो एक अफ्रीकन थी, और वो अफ्रीकन लड़की जब वो सेक्स करते थे वो टंग से उसकी एनएस को स्टिमुलेट करती थी। अब वो चाह रहा है कि वाइफ भी ऐसा करे। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम क्या होता है, जब मेरे पास फीमेल्स आती है तो वो डिल्डो की इतनी एडिक्टेड हो गई है कि उसको आदमी का पीनिस चाहिए ही नहीं, अब उसको वाइब्रेशन चाहिए। अभी ये स्पेनिश में मैं वाइब्रेटर कहाँ से लाऊं, इसके बिना वो उसका डिस्चार्ज ही नहीं होता है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट, और सर के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, सर सिर्फ सेक्सोलॉजिस्ट ही नहीं, सर साथ ही साथ थायराइड, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में भी डील करते हैं। सर इससे पहले हम आगे बढ़ें, ऑडियंस को मैं थोड़ा सा और बता दूं, आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल रिलेशनशिप्स नहीं टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन बनता है कंपैटिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन बेड। तो भाई कौन सी प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो बॉयज़ फेस करते हैं वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मैस्टरबेशन को लेकर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिथ्स भी फैले हुए मार्केट में, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट अमित जोशी सर का हमारे शो पे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का एक इनिशिएटिव है कि हम लोगों के बेडरूम तक पहुँचे, क्योंकि बेडरूम को यदि आप सही नहीं रखोगे, चाहे वो उसकी सफाई हो और चाहे वो सेक्स हो, तो आपका बाकी का दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। एक आदमी पूरे जीवन कमाता है और एक घर बनाता है, मकान बनाता है, बच्चे पैदा करता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज़ है प्रोक्रिएशन, उत्पत्ति। तो आज हम उत्पत्ति पे बात करने वाले हैं, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उस भाई से पूछो जिसकी दुकान ख़त्म हो गई है, उसके लिए एक बहुत मेजर पॉइंट है, उसको लगता है कि जीवन ख़त्म हो गया। सर वैसे आपको 15 साल हो गए हैं इस चीज़ में, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं सेक्सुअली, कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल ऐसा होने लग गया ज़्यादा? देखो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आज से नहीं, सदियों से, ठीक है ना। और यदि हम हमारे हिस्ट्री की बात करें, हम हमारे साइंस की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो आज से हजारों साल पहले वात्सायन ने कामसूत्रा लिखा। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद की कई किताबें लिखी गई जिनमें सेक्सुअल मेडिसिन पे बात की गई है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम सदियों से अब बढ़ क्यों रही है, उसका जो मेन रीज़न है एक ही है कि हमारे को रियल सेक्स और फेक सेक्स में पता ही नहीं है। हम सब आजकल क्या है कि हमको पॉर्न स्टार चाहिए और पॉर्न स्टार जैसा ही हमें सेक्स करना है, ठीक है ना। तो अब एक तो ये रीज़न है कि रियलिटी अलग है। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया कि आप दिल्ली के अंदर हो और आपको जॉब पे पहुंचना है तो 8 बजे आपको मेट्रो में होना है, और 6 बजे की जॉब है, 7 बजे आपका मालिक छोड़ेगा और 9 बजे घर पहुंचोगे। तो आप न जिम जाते हो न डाइट करते हो, सेक्स के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। आपके सुसु सिर्फ मूतने के लिए है, जबकि उसका दूसरा काम प्लेजर देना भी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप डाइट कर रहे हो, दबा के खा रहे हो। और वो भी बाहर का खा रहे हैं इसलिए हो रहा है। बाहर का खा रहे हैं। यदि आप देखोगे सुबह से शाम रील्स के ऊपर यही देख रहे हो कि छोले भटूरे कैसे बनाने, दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ हैं, छंगाने की कचौरी कहाँ फेमस है, तो हम सुबह से शाम यही देख रहे हैं। अपने आप दिमाग को ही ये देख रहे हैं कहीं से कचौरी मिल जाए। सर ऐसे कौन सा फूड आइटम है या न्यूट्रिएंट्स हैं लोगों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए टू हैव अ बेटर सेक्स लाइफ या फिर टू हैव अ बेटर इंटरकोर्स? देखिए, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई भी स्पेशल फूड नहीं होता था सेक्स के लिए, ठीक है ना। और आराम से दबा के सेक्स करता था, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे। सबसे बेस्ट सेक्स के लिए फूड है वो घर का खाना, जो घर में किचन में पक रहा है, जो आपकी माँ, आपकी दादी बना रही है, दाल रोटी चपाती, वेज नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो। अभी सेक्सुअल न्यूट्रास्यूटिकल का इतना बड़ा मार्केट है कि हर आदमी जैसे शिलाजीत को ऐसे खा रहा है जैसे मतलब आज ही खा के वो आज ही मतलब अही रावण बन जाएगा। बड़े बड़े स्टार्स शिलाजीत की कमीज बेच रहे हैं, शिलाजीत को कैसे घोलना है वो बता रहे हैं। इंडिया में इतना शिलाजीत ही नहीं है कि लोग मतलब इतना शिलाजीत फाँक रहे हैं। मेरे पास जो भी आदमी आ रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए, तो सबसे बोलता है सर मैं गमीज़ खा रहा हूँ, सर मैं शिलाजीत का ये कैप्सूल खा रहा हूँ। अरे भाई तेरे को ज़रूरत कहाँ है खाने की? तो एवरीबडी इज़ हैविंग समथिंग।
जबकि आपको घर में जो नेचुरल चीज़ है उससे भी आप सेक्स कर सकते हो। सेक्स को फूड से कोरिलेट मत करो। सेक्स इज ए मतलब हमारे शरीर का हेल्दी हिस्सा है, और उस हेल्दी हिस्से को, जैसे कि आपको हेल्दी हिस्से का ध्यान रखते हैं फिटनेस, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो आपका फूड है और प्रॉपर स्लीप, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कसरत करो, दौड़ो, भागो। अब यदि हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में लोग गोंद के लड्डू खाते थे, मेथी के लड्डू खाते थे, उड़द की दाल के लड्डू अगेन कहाँ से डेवलप हुआ? किचन से। तो हमारे को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं कि आप अश्वगंधा ठोके जा रहे हो, शिलाजीत खाए जा रहे हो, कौच के बीज खाए जा रहे हो, मतलब जिसकी जो इच्छा है वो बेच रहा है। तो सर ये वैसे जो ये चल रहा है आजकल नैरेटिव कि आपको अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए तो शिलाजीत आपको खाना चाहिए जो नहीं परफॉर्म कर रहे अच्छा बेड पर, तो बंदे को लेना कब चाहिए एक्चुअली शिलाजीत, या फिर लेना ही नहीं चाहिए? थोड़ा इस बारे में बताओ। देखो, सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको सब कुछ लेना चाहिए, ये सब हमारे लिए ही बने, लेकिन पहले डायग्नोस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके बुखार हो रहा है और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, वो ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रॉपर डायग्नोस करो, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके 3 रीज़न है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल। अभी आप में हार्मोन्स कम है और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आप ओबेज हो, 150 किलो के हाथी हो रहे हो और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, शिलाजीत खाओगे क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, थायराइड आपके, डायबिटीज़ आपकी 500 आ रही है, शिलाजीत खा लो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर मनी। जो सामने वाला बेच रहा है उसका धंधा है। अक्षय कुमार यदि विमल गुटखा बेच रहा है तो वो खा थोड़ी ना रहा है। तो ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर डॉक्टर्स क्या, इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप यूएस के अंदर आप जाते हो तो आपको 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट आएगा किसी डॉक्टर से मिल रहे हो तो। यहाँ जयपुर का आदमी नहीं मिल रहा, दिल्ली का नहीं मिल रहा, ऑनलाइन करो, कहीं का भी डॉक्टर अवेलेबल है 1000 रुपये के अंदर, तो आप उससे कंसल्ट कर लो ना एक बार बिफोर ईटिंग शिलाजीत, अश्वगंधा, कोई भी। बट सर ये तो चलो एक आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई कि लोग जो डेली उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे कि नेचुरल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक की, जैसे कोच के बीज हो गए, अंजीर हो गई, ये सब तो हेल्प करती है। अगेन आप यदि कोच के बीज की बात करो या गोखरू की बात करो तो ये सब क्या है? ये हर्ब्स हैं। इसको सेक्स से कनेक्ट करके मत करो। ये वाजीकारक द्रव्य हैं, सेक्सुअलिटी में भी काम आते हैं। पर यदि हम गोक्षरू की बात करें तो गोक्षरू का मेन काम क्या है? ये डायूरेटिक है, पेशाब को साफ करता है, किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब क्योंकि किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है तो आपका स्पर्म भी बनाएगा, आपको टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा। लेकिन अननेसेसरी क्यों खाना? सर आप थोड़ा बता सकते हो कि आपके पास किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आते हैं? और जो भी ज़्यादा आता है मेल फीमेल में से, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? मेल की क्या प्रॉब्लम्स है और फीमेल की क्या प्रॉब्लम्स है? देखो, जो मेन बिजनेस है सेक्स का वो मेल के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। तो मेल्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक तो उसका खड़ा नहीं होता है, और खड़ा होता है तो जल्दी झड़ जाता है, जिसको अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, अर्ली इजैकुलेशन के साथ साथ स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। कई लोग अच्छे हैं खिलाड़ी, सेक्स के अंदर सेक्स भी अच्छा करते हैं, उनकी टाइमिंग भी अच्छी है, लेकिन डिज़ायर ही नहीं होती है। वो इतना थक गया है कि उसकी सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा। ये मेल्स के मेजर इश्यूज़ है। फीमेल्स का जो मेजर इशू आता है, उनकी इच्छा नहीं करती है, लो सेक्सुअल डिज़ायर। जब सेक्स कर रही है तो पेन हो रहा है वेजाइना के अंदर जब आप इंसर्ट कर रहे हो पीनिस को। तो इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वेजाइना ढीली हो गई है, वेजाइना को टाइट कराना है, इस तरह के इश्यूज़ लेके आते हैं। पर मेजर जो चीज़ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब खड़ा नहीं हो रहा और जल्दी झड़ रहा है। सर हमने ऐसा सुना है कि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ऐसा सच में होता है या बस ये एक मिथ है? देखो, टट्टी करने के बाद टट्टी बनना बंद नहीं हो जाती है, तो ऐसे ही मैस्टरबेशन करने के बाद स्पर्म काउंट न तो कम होता है न बनना बंद हो जाता है। अब आपका जो सवाल है उसमें यह कि यदि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो 15 दिन में, महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हो तो इट्स ओके, बट आप रोज ही ब्लड डोनेट करने लग जाओ तो आप ख़त्म हो जाओगे। सेम विथ मैस्टरबेशन है। मेरे पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो है जो दिन में 5-5, 6-6 बार मैस्टरबेशन कर रहा है। अभी लड़का है, 5-6 बार मैस्टरबेट करेगा तो क्या होगा? उसकी टेस्टिकल पे स्ट्रेस हो जाएगा। आपकी सैलरी 1000 रुपये है और आप 10,000 रुपये खर्च करोगे तो भिखमंगे हो जाओगे ना भाई। सेम वही सेम है कि मैस्टरबेशन कर रहे हो, एक हेल्दी तरीके से कर रहे हो, एक हेल्दी
हैबिट के रूप में कर रहे हो कि यार वीक में एक बार करता हूँ, संडे के दिन एंजॉय करता हूँ मैस्टरबेशन, मस्त मूवी देखता हूँ और निकालता हूँ, इट्स ओके। बट आप रोज कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो कर रहे हो, स्ट्रेस में हो तो कर रहे हो, बाथरूम में जाके चुपचाप कर रहे हो, वो गलत है। और सर फीमेल्स कैसी प्रॉब्लम फेस करती हैं? फीमेल का जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम मेरे पास आता है वो एक तो उनकी डिज़ायर होना बंद हो जाती है। अभी डिज़ायर बंद होने का एक तो रीज़न ये है कि जैसे मेल के अंदर मीनोपॉज आ रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो गया है, वैसे फीमेल मीनोपॉज आ रहा है, उसके भी सेक्सुअल हार्मोन बनना कम हो गए एजिंग के साथ साथ। बट सर ये तो नेचुरल है, इट हैपेंस आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज या फिर 45 के बाद होता है ये। इनिशियल लेवल पे यदि वो 25 साल की आ रही है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फियर ऑफ सेक्स, वेजिनिस्मस। मतलब उसको ये है कि मेरे मतलब उसके दिमाग में फियर घुस गया कि जैसे कोई मेरे विजाइना में पीनिस पेनिट्रेट करेगा तो वो पेन होगा, दर्द होगा, तो एक तरह का फियर है, इसकी वजह से वो मेल को एक्ट नहीं करने देती। दूसरा, आज का जो नया पेशेंट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें लिव इन में लड़कियां रह रही है या जिनकी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अब वो शादी करने जा रही हैं, शादी करने जाएगी तो उनको एक फियर रहेगा कि जैसे ही मेरा पार्टनर मेरे साथ एक्ट करेगा तो उसको पता चल जाएगा क्योंकि उसने 4-5 बार पिल्स भी लिए अबॉर्ट करने की। तो दे वांट टू एस्थेटिक चेंजेस इन देयर वजाइना, उनको वजाइना को थोड़ा सा टाइट करना है, वजाइना को थोड़ा खूबसूरत करना है, तो ये एस्थेटिक चेंजेस के लिए वो हमारे हॉस्पिटल्स में आती। और सर ये इसका अगर वजाइना टाइटनिंग की बात करें तो ये इसका प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब ये पूरा कैसे मेडिसिन के थ्रू होता है या सर्जरी होती है, कैसे होता है? देखो, वजाइना को टाइट करने के 2 प्रोसीजर हैं, एक तो सर्जरी होती है जिसको वजाइना प्लास्टी बोलते हैं, दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है तो लेज़र, कि लेजर से उसको टाइट कर देते हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने लेज़र किया स्किन टाइट हो जाएगी, ऐसे ही लेज़र वजाइनल लेजर्स आते हैं, जब हम उसको वजाइना में इंसर्ट करके प्रॉप चलाते हैं, 5-7 सेटिंग देते हैं तो उसकी जो वजाइना है वो वापस से वैसे ही बैक टू पेवेलियन आ जाती है। अच्छा। और सर हमने एक पॉड का ऐसा भी करा था जिसमें हमें कोई बता रहा था कि लड़कियां कुछ ऐसा भी इंसर्ट करिए जिससे फर्स्ट नाइट पे जब शादी हो जाती है तो वो उनके पति को देखे कि हाँ वो वर्जिन है, तो ब्लड कैप्सूल्स लगा लेती हैं फेक। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और हम लोग उनको बताते भी हैं कि आपको कैप्सूल यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका पार्टनर पहली रात को ही उसके दिमाग में कचरा घुस गया कि ये ऑलरेडी 50-60 लोगों के साथ सोई हुई है, तो वो जीवन भर आपको टॉर्चर करता रहेगा। दूसरा, कोई भी मेल है ना, उसका ईगो इतना हैवी होता है कि वो ये जब शादी कर रहा होता तो बड़ी बड़ी बातें कर लेता है कि चलो आज से हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अब आगे अब नया जीवन चालू करेंगे, उसके बाद तू मेरे पुराने चक्करों में मत जाना, मैं तेरे पुराने चक्करों में नहीं जाऊँगा। लेकिन जिस दिन झगड़ा होता है सबसे पहले यही बोलता है कि तू तो 50 लोगों के साथ सो चुकी है, तेरा तो पहले पार्टनर था तू, मतलब वो ले दे के फिर वो लड़ाई वहीं लेके आता है। तो इससे अच्छा है कि इस कचरे को वहीं ख़त्म कर दो। एक कैप्सूल लगाने से यदि उसको ऐसा लगता है कि उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है तो कर दो, 1000 रुपये का कैप्सूल लगा लोगे तो ज़्यादा खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे, नहीं तो वो भी दुखी होता रहेगा, जीवन भर उसको गिल्ट रहेगा कि मैं वर्जिन लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाया। बट सर है ये थोड़ी सी झूठी खुशी और आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ चलो करा ही लो। खुशी, आप अपनी खुशी मत सोचो, उस लड़की की खुशी सोचो। आज आपकी हो सकता है 2 गर्लफ्रेंड रही हुई हो, इनकी 2 गर्लफ्रेंड रही हो, हम सबका कोई ना कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा होता है। और आज का जो लड़का है वो अपनी लड़की, वो नंबर भी ऐसे 1 2 3 4 5 के, मतलब हर लड़का सेक्सुअल एक्टिव है, चाहिए उसको वर्जिन। तो आपने क्या किया, खुद तो आप करप्ट कर रहे हो सोसाइटी को, और उसके बाद बोलते हो मुझे वर्जिन दो। कहाँ से लाएगी वो वर्जिन? आप उस लड़की का टॉर्चर भी तो सोचो ना यार। जब शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स होगा तो डिवोर्स का एक रीज़न दिखाएगा, चाहे कोई और रीज़न हो कि इसका पहले चक्कर था, ये कैरेक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एज ए डॉक्टर आप उसकी हेल्प कैसे कर रहे हो, कि भाई आज के बाद आपकी पिक्चर खत्म हो गई विद ओके, पर आप मेल के ईगो को मतलब ये मत लो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, कहीं का भी हो, वो रहेगा देसी। और सर आपके हिसाब से ज़्यादा आजकल सेक्सुअल पार्टनर्स किसके हैं, मेल्स के या फीमेल्स के? ये मैं मेरी ईमानदारी से बात करूँ तो मेल्स के ही हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लड़की जो होती है बड़ी इमोशनल होती है। जो मैं जितना फीमेल्स को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, यदि वो जुड़ भी रही हैं तो वो किसी इमोशन की वजह से जुड़ रही है,
मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि वन नाइट स्टैंड नहीं है, क्लब्स में जाके ये सब नहीं हो रहा है, ये सब होता है। पर यदि आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ रहे हो ना, तो लड़की जुड़ेगी तो प्रेम की वजह से जुड़ेगी। पैसा वैसा हो सकता है सेकेंडरी चीज़ हो, लोग पैसे की वजह से भी जुड़ते हैं, पर मेल किस लिए जुड़ रहा है? ठरक मिटाने के लिए। तो यहाँ अलग है। सर ज़रूरी नहीं है, मतलब मेल भी मोस्टली मतलब देखा भी जाए तो प्यार भी करते हैं जेन्युइन लड़के, कुछ कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो ही रहा है कि सिर्फ सेक्स के लिए कर रहे हैं प्यार लड़के। कितने लोगों से करोगे? 5 लड़कियों के साथ एक साथ प्यार करोगे क्या यार? सर आदमी को तो हो जाता है ना प्यार पांच के साथ ही। प्यार हो सकता है, हाँ। पर ये प्यार नहीं है। इसको आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ तो हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते। सर जैसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो गया है, फिर वजाइना टाइटनिंग जो आपने अभी बताई थी, और मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लॉन्ग लास्टिंग की प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, बहुत कॉमन है ये। बट ऐसी और कौन सी वियर्ड या स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते हैं? देखो, प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरह की होती है, और वो जो प्रॉब्लम लेके आ रहा हो सकता है आपको तो ऐसा लगे कि क्या क्या क्वेश्चन लेके आए, लेकिन आप उसका जो दिमाग होता है वो उसी चीज़ पे अटका होता है कि एक आदमी है, उसको, वो गांव का है और आज एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड ऑफिसर बन गया, उसको भेड़ों के साथ मतलब बकरियों के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसका बचपन से रहा था। अब उसकी शादी हो गई, और क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर वेल रेपुटेटेड आदमी है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसको प्लेजर नहीं मिल रहा जो बकरी के साथ मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर उसका कितना बड़ा ट्रॉमा है। जानवरों के साथ लोग सेक्स कर रहे हैं, आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं, गाँव में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बट सर ये थोड़ा जैसे, चलो ठीक है अगर कोई होमोसेक्सुअल है कर तो वो इंसान के साथ ही रहे, पर अगर कोई एनिमल के साथ कर रहा है तो वो तो एक प्रॉब्लम नहीं हुई, इट्स अ डिजीज, डिजीज ही हुआ है। इट्स अ डिजीज। बट मैं उस वक्त उसका इलाज करने के लिए नहीं हूँ, मैं उसकी हेल्प करने के लिए हूँ कि मैं उसको वहाँ से कैसे निकालूँ, मैं उसको उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कैसे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करूँ, उसमें हम कर सकते हैं। अभी प्रीवियसली वो कर चुका, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर कैसे डील करते हो आप ऐसे पेशेंट के साथ? ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि फैंटेसाइज जहाँ करना चाहते हो वहाँ करो। सपोज करो कि आपको सन्नी लियोनी के साथ फैंटेसी आ रही है और आपकी बीबी हैवी है, तो चार्जिंग वहाँ से ले लो, ब्लूटूथ से चार्जिंग ले लो, वाईफाई से चार्जिंग, एजैकुलेट वहीं हो, क्योंकि पार्टनर ने गलती नहीं करी आपके साथ शादी करके, उसने तो पूरा पैकेज दिया है ना भाई आपको शादी में। एंड देयर आर सम मेडिकेशंस जो हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। सर कोई केस बता सकते हो आपकी ऐसा हुआ हो आपके साथ, फिर आपने कुछ हेल्प करी हो या कंसल्ट यही करो? बता रहा हूँ, यही केस है कि जब वो कपल मेरे पास आया, तो वो कपल मेल तो यही बता रहा है ना कि यार मेरे को आई फील डिजायरेबल विद दैट बकरी और घोड़ा, बकरी, बट अब मैं वाइफ के साथ, आई लव माई वाइफ, मुझे उसको साथ प्रेम है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको मतलब मैं फील नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो दुख है वो औरत का है कि ये मेरे साथ सेक्स मेरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब औरत ये समझ रही है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है कहीं पे, कि ये मेरे साथ इसलिए सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि ये कहीं और कुछ करके आता है। तो उस फीमेल को हमें समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मेल को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो देयर आर सम काउंसलिंग सेशन, देयर आर सम मेडिकेशन। ये चीज़ सर सिर्फ मेल के साथ है या फीमेल के साथ भी है? देखो, मैंने सिर्फ मेल्स के साथ ही डील करा है, फीमेल्स के साथ मेरे पास इस तरह का कोई केस नहीं आया कि वो किसी जानवर के साथ कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व रही हो। बट बड़े स्ट्रेंज फीमेल्स के साथ मेरे पास आते हैं कि मतलब मुझे ये सब चीज़ें ऑफिशियली पॉडकास्ट पे नहीं बोलनी चाहिए कि दे आर अट्रैक्टेड टू देयर किड्स, अच्छा, है ना। तो अब ये सब चीज़ें क्या होता है कि हम बोलेंगे तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। तो मतलब अब फैंटेसी हो सकती है। सर ऐसी फैंटेसीज डेवलप कैसे हो रही है लोगों के माइंड में? मतलब ये इंटरनेट पे कंटेंट देख के या पॉर्न वगैरह देख कर हो रही है, फिर और भी कोई रीज़न होता है? यार अब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कई बार केस ऐसा है कि एक औरत है जिसका हस्बैंड यूएस में रहता है, पिछले कई सालों से वो 3 महीने में एक बार आता है। अब बहुत हाई क्लास है, फीमेल भी फिटनेस फ्रीक है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, वो कहाँ से पूरी करेगी? तो ऐसे टाइम पे मतलब अब ये बहुत हाई क्लास सोसाइटी हो गई, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आदमी हूँ, तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये सब नहीं आता, पर उनके आते हैं, मेरे पास वो आते हैं, मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर ये तो चीज़ ही ऐसी, इसमें क्या हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, ये तो खुद की डिज़ायर है, खुद का दिमाग ही है बंदे का। यार डिज़ायर तो है, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट लेके आ रहा है कि आई एम अट्रैक्टेड टू माई सन, व्हाट शुड आई डू, जबकि मेरा जो सन है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी 5 साल से रिलेशनशिप में है वो,
अब आप उसकी क्या मदद करोगे उस वक्त? उसको आप मोरल ज्ञान दोगे क्या उसको कि यार नहीं ये सही चीज़ नहीं है? वो तो उसको भी पता है कि ये सही नहीं है। तो सर ऐसे केस में आप फिर काउंसलिंग करते हो? काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग, क्योंकि क्या है, दवाई का दोगे उसको? उसको काउंसलिंग ही किया जाता है। काउंसलिंग सेशंस में हम हमारा दिमाग लगाते हैं, बट लोग समझ जाते हैं बाद में। जैसे कि अनकंजुमेटेड मैरिज के लोग बहुत सारे आते हैं। अनकंजप्शन ऑफ मैरिज वो होता है कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद सेक्स नहीं हुआ है 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, लड़का और लड़की दोनों को ही नहीं पता कि सेक्स कैसे करना है। ठीक है, लड़का है, शादी के बाद सेक्स नहीं कर पाया, 10 साल हो गया, बच्चा भी गोद ले लिया है, तो ये बहुत तकलीफ वाली सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अनएजुकेटेड हैं। या लड़का ओवर स्मार्ट है कि उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, सुहागरात के दिन सेक्स नहीं कर पाया, तो अब उसको पता चल गया कि मेरी दुकान में करंट नहीं है, तो वो लड़की को मतलब इस तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है कि यार बेबी इसको बाद में देख लेंगे, लाइफ अभी बहुत सारी पड़ी है, अभी कैरियर बनाने का समय है। सर ऐसे केस भी आपके पास आते होंगे कि शादी कर ली है लेकिन अपने पार्टनर से अट्रैक्शन नहीं हो रही है, किसी और से बाहर अट्रैक्शन हो रही है, फिर वो होमोसेक्सुअल है कि सेम सेक्स में अट्रैक्शन हो रही है उन्हें बाहर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि शादी हो गई है और लड़का रामलाल के साथ श्यामलाल के साथ अटैच है, लड़की किसी और के साथ अटैच है, तो कैसे करेगा उनके ये इस जगह पे आप कैसे मदद करो कि यदि मैं नॉनवेज हूँ और मुझे बकरा पसंद है तो मुझे बकरा पसंद है। अब मैं किसी पंडित के चले जाऊँ और वो मुझे ऑफर करे कि यहाँ दाल खाओ, तो मैं कितने दिन खा लूँगा? तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये लोग अलग हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ खुद का जीवन खराब नहीं कर रहा है, लड़की का भी जीवन खराब कर रहा है और लड़की उस लड़के का भी जीवन खराब कर रही। माँ बाप को समझाओ, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में कि भाई इसको ये पसंद है तो उसको वो दिला दो। सर हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करी है, मेजरली अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो क्या बच्चों में भी कुछ ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो यंगर एज में ही देखी जानी चाहिए, या फिर उनको पता लग जाए, फिर यंगर एज में ही बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए उनके पेरेंट्स को? मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हर पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि भैया आपको सबसे पहले तो अपने, जैसे फीमेल है तो उसको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए कि आपका सेक्स एजुकेशन जो एक शब्द है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में आप कभी भी नहीं दे सकते। हम 50 लोगों के बीच सेक्स एजुकेशन कैसे देंगे? लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है। आप बातें कर लो बड़ी बड़ी की सेक्स एजुकेशन, हंसते एक दूसरे को देख के, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब आप पढ़ाओगे तो वो सब हंसेंगे। तो सबसे बड़ा एजुकेटर इस दुनिया में आपकी माँ होती है। तो माँ लड़की को सेक्सुअली गाइड करे कि बेटा वजाइना को इस तरह से क्लीन करते हैं, पेनिस को इस तरह से, पीनिस को जो साइज है उस, मतलब जब भी आप सेक्स वगैरह करो तो कॉन्डोम वगैरह पहनो, मतलब बोलना पड़ेगा अपने को। और जो मेल है वो अपने बेटे का पीनिस चेक करे पहले कि छोटा तो नहीं है, टेस्टिकल डेवलप हो रहे नहीं हो रहे, इसके अंदर कोई सेक्सुअल इशू तो नहीं है। सर कौन सी एज से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं? मेरे पास जो बच्चे आ जाते हैं 7-8 साल से आने लग जाते हैं कि जिनके पीनिस माइक्रो है, इनको माइक्रो पीनिस बोलते हैं, उनका जो टेस्टिकल है वो डेवलप ही नहीं होता है, वो कैविटी में ही नहीं होता, वो ऊपर की तरफ होता है, तो बाहर चैम्बर ही नहीं बना होता। तो यदि जो स्मार्ट लोग हैं वो देख लेते हैं, और कई लोग देखते ही भी शादी के बाद है कि भाई दुकान ही नहीं बनी और शादी भी हो गई। अब ऐसी कंडीशन में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पेरेंट्स ने चड्डी उतार के देखा ही है ना एक एज के बाद। अब शादी हो गई तो फिर वो बच्चा पैदा कैसे करेगा? सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो डिवोर्स होता है। और सर जैसे आजकल जो लड़के हैं और लड़कियां भी हैं मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि STDs वगैरह लोगों को हो रही हैं। तो आपके पास उससे रिलेटेड कैसे कैसे केसेस आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं STD से रिलेटेड, HIV के आते हैं। HIV बहुत कॉमन है, गोनोरिया बहुत कॉमन है कि जब आपने कहीं वन नाइट स्टैंड किया, आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद मवाद आ रही है पीनिस के अंदर से। हर्पीज़ होती है जिसमें पेनिस के ऊपर बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसको सिफिलिस बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। अभी इसका जो मेन रीज़न यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मतलब उनको होश नहीं है कहाँ सेक्स कर रहे हैं, दूसरा किसके साथ सेक्स कर रहे हैं, तीसरा आप किसी भी साथ करो एटलीस्ट एक 10 रुपये का कॉन्डोम तो पहन लो, तो वो उनको कॉन्डोम पहनना इंसल्ट लगता है। दूसरा, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि
कैंसर होता है, लेकिन हर कॉन्डोम के पैकेट पे नहीं लिखा हुआ कि कॉन्डोम नहीं पहनोगे तो HIV होगा या STD होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे को आज से 20 साल पहले नाको का इतना हैवी कैंपेन था कि HIV के बारे में एक अवेयरनेस थी, हर जगह निरोध बिकता था, है ना। अभी क्या है, कुछ नहीं है। अभी इतना सेक्स बढ़ गया है, आप गुड़गांव चले जाओ, इधर बॉम्बे चले जाओ, हर जगह क्लब्स के अंदर ये सब हो रहा है। सेक्स रिसोर्ट्स बन गए, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन लेके आता है। ट्रक भर भर के लोग बैंकॉक जा रहे हैं, वो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अवेयर ही नहीं कर रहा उनको कि यार तुम इस बारे में थोड़ा सा सोचो, क्योंकि कई चीज़ों का इलाज पॉसिबल नहीं है। बट सर जैसे कोई बाहर एक्सप्लोर करके आया या गया है कहीं, तो वो कैसे पता लगा सकता है अर्ली स्टेज पे कि उसको कुछ हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब इनका असर दिखने लग जाता है। तो पहले कुछ ऐसा तरीका है कि पता लग जाए? देखो, यदि ऐसा हुआ है तो दो चीज़ें होती है। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। आप जा रहे हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जब अफ्रीका जाते हैं तो वो प्री एक्सपोजर लेके जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर 10 में से 4 लोगों को HIV है। बहुत सारा HIV बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड है, और वहाँ पर सेक्स इतना कॉमन है कि आप जिस रिसेप्शन पे बैठे हो, रिसेप्शनिस्ट अच्छी लगी, उससे बात कर लो तो शी इज़ रेडी, है ना। ऐसा लोग मुझे बताते हैं। अब वहाँ पर आप प्री एक्सपोजर लेके जाओ, दवाई खाते रहो, सेक्स करते रहो, तो आपको सर प्री एक्सपोजर एक मेडिसिन है या फिर एक किट है, क्या है क्या ये? जैसे कि HIV का जो ट्रीटमेंट होता है, होता है कि जैसे आपने 48 घंटे के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस एक दवाई होती है। तो यदि आप सपोज करो कि आज आपका किसी का साथ क्लब में सेक्स हो गया और बाद में आपको पता चला कि ये इन्फेक्टेड केस है, तो 72 घंटे के अंदर यदि आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस ले लेते हो तो HIV का जो चांसेज है वो बहुत कम हो जाता है। उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस बोलते हैं। जितना जल्दी लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा असर करता है। ऐसे रोज़ हमारे पास केस आते हैं कि मैं स्पा में गया था मसाज कराने के लिए, वहाँ पे कंडोम फट गया, तो हम उनको पोस्ट एक्सपोजर देते हैं। और सर प्री एक्सपोजर कितना टाइम पहले लेनी चाहिए? प्री एक्सपोजर तो जैसे कि आज आप जा रहे हो तो आज से चालू कर दो, जब तक आप रहोगे तब तक वहाँ प्री एक्सपोजर लेते रहो। डेली बेसिस पे ले सकते हैं? डेली बेसिस। पर ये कितना % अवॉइड करेगा किसी भी तरह की STD को? मोस्ट ऑफ 99% लोगों को ये बचा लेता है। जो मतलब इस तरह की ठरक वाले हैं कि मुझे तो करनी है HIV वाले के साथ भी, तो वो लोग इस तरह से बच जाते हैं। और सर वो रह गया कि लोग कैसे पहले डिटेक्ट कर लें कि मुझे कोई STD है, या फिर क्योंकि असर तो इसके बाद में ही दिखते हैं, तो पहले कैसे जान देखो, सकते हैं पहले प्रैक्टिकली उसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी में वायरस जाएगा और जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, और उसके बाद आप उसको 7 दिन बाद 15 दिन बाद आप डायग्नोस करोगे, तब तक आपकी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे जो बेसिक थंब रूल है कि आपको पता चल रहा है तो तुरंत दवाई ले लो। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बता देते हैं 72 घंटे के अंदर ही, जैसे HIV प्रो वायरल DNA एक टेस्ट होता है, प्रो वायरल DNA, उससे पता चल जाएगा कि आपके DNA के अंदर किसी वायरस ने अटैक तो नहीं किया है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पोस्ट एक्सपोजर ले लें। हाँ, बाद में डायग्नोस करते रहना, पहले आप इलाज करवा लो। करेक्ट। सर इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं HIV के? HIV का जो इनिशियल सिम्टम जो होता है वो कुछ नहीं होता। यदि आज आपने एक्सपोजर हुआ तो कुछ पता नहीं चलेगा। बुक्स में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फ नोड्स बढ़ सकती हैं, बुखार आ सकता है। जो नॉर्मल वायरल सिम्टम है, जो कोरोना का है, जो किसी भी वायरस का वो बीमारी का सिम्टम है, वही आपके शरीर में आएगा। 6 महीने बाद आना चालू होता है। सबसे मेजर सबसे मेजर सिम्टम आता है वो था वेट लॉस, कि आप 40 किलो के थे आप 30 किलो के जो, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा। पेशेंट आ रहा है 70 किलो का 45 किलो का हो गया, ही इज़ हैप्पी, मेरा वेट लॉस हो गया। भाई वेट लॉस नहीं, वो HIV की वजह से उसकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है। तो एकदम से होता है ड्रॉप इसमें? बिल्कुल ड्रॉप। अच्छा। मतलब 1-1 किलो के अंदर रोज 1-1 किलो, आधा किलो वजन कम होता है। अच्छा। और सर जैसे हम कुछ न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, रील्स पे आता रहता है कि HIV का भी सोल्यूशन आ रहा है, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? तो अभी तक तो है नहीं, पर आज एडवांस ट्रीटमेंट है जिनके भरोसे लोग 15-15 साल मैं जिनको जानता हूँ जिए हुए हैं, चल रहे, बढ़िया चल रहे। हाँ, मेडिसिन है। अच्छा। सर जैसा आपने बताया आपके पास सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे आते हैं, और जहाँ तक हमने देखा है कि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, डाइट भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो फिर उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या शेयर करते हैं वो?
देखो जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं मेरे पास, उनका जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो सबके सेलिब्रिटी के अंदर भी वही प्रॉब्लम्स आएगी, पर उसका जो मेन रीज़न मैं समझ पाया कि एक तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी को बनाने के लिए। यदि आपको वी शेप बॉडी बनानी है ऐसी वाली, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है बिना स्टेरॉइड्स के। आप ऐसी बना सकते हो सुनील शेट्टी जैसी, और यदि आपको ऋतिक बनना है तो शायद आपको लेना ही पड़ेगा, जितना मेरा नॉलेज है। दूसरा, ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन लेते हैं जिससे कि बॉडी इनका खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, कि आपको लीन मसल मास बनाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन यदि हम यूएस की बात करें और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के शॉप्स हैं। जैसे आप आलू प्याज खरीद रहे हो, वैसे टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे लोग ले रहे हैं, रोज़ लेते हैं। मेरे पास यूएस से पेशेंट आता है, वो रोज़ टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, एंड उसका टारगेट सेक्स नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको लीन एंड थिन बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, इसलिए लोग टेस्टोस्टेरोन दबा के लेते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करते हैं कि उनको वो लेना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से उनका जो टेस्टिकल है वो खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, उसकी वजह से उनके इरेक्शन आना बंद हो जाता है या उनके डिस्चार्ज बहुत जल्दी होती है। एक रीज़न जो मैं समझ पाया, उनके पास दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें होती हैं, ठीक है ना, पर परफॉर्मेंस जीरो है, तो वो डालते ही डिस्चार्ज हो रहा है बंदा। तो ऐसी चक्कर के अंदर वो पब्लिक में मैसेज किया जाएगा कि ये तो मतलब नाम का हीरो है, किसी काम का नहीं है। तो इस चक्कर में वो मेरे पास आता है। सर कुछ लोग लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए या फिर ज़्यादा हार्ड करने के लिए मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ स्प्रेज वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये किस तरीके से ख़राब करती है आपके प्राइवेट पार्ट्स को? देखो, मेडिसिन यदि आपने किसी डॉक्टर के सजेशंस लिए और उसने प्रॉपर डायग्नोस करके दिया है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। पर आज की प्रॉब्लम ये है कि लड़का 18 साल का है, फर्स्ट डेट पे जा रहा है, 2000 का ओयो रूम बुक किया है, उसको क्या है कि 5 बार करना है, तो वो एक दुकान पे जाता है और वायग्रा ठोक लेता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में पहला तो वो डिपेंडेंट हो जाता है कि अब वो जब भी जाएगा तो उसको वायग्रा चाहिए। दूसरा, उसके पार्टनर को 5 बार चाहिए, तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। उसके चक्कर में उसकी जो पेनाइल वेन्स हैं उनके अंदर इश्यूज आने लग जाते हैं, वीनस लीकेज आने लग जाता है। ये गुब्बारा है, इसमें 2 लीटर हवा आ सकती है, आपने 4 लीटर भर दी तो टायर पंचर हो जाएंगे, वीनस लीकेजेज आने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी आने लग जाती है। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप 18, 20, 30 तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका शादी होने लगता है, अब रात को 2 बजे सेक्स करना है तो आप वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे, दिन में 2 बजे सेक्स करना है तो वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे। प्लान्ड सेक्स में तो आप ले सकते हो, अनप्लान्ड सेक्स करने में इनको बड़ी दिक्कत आती है। सर बेड पे लॉन्ग लास्टिंग बनने के लिए क्या क्या नेचुरल तरीके होते हैं? दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको लंबा दौड़ना है बिस्तर के ऊपर, तो पहले आपको ग्राउंड में लंबा दौड़ना पड़ेगा। आप 4 कदम चल नहीं पा रहे हो और बातें कर रहे हो 100 पुशअप मारने की, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है आपकी फिटनेस लेवल कितनी अच्छी है। यदि आप बहुत अच्छे फिटनेस फ्रीक हो, नेचुरल तरीके से कर रहे हो, प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो, मैं सत्तू वत्तू की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता, आप एक्सरसाइज करते हो दबा के, एक्स ले रहे हो, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने फिट किया हुआ है। अभी सेक्स में हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी है, ये मेल है, अभी सेक्स में हम जो कर रहे हैं बेसिकली पंपिंग कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप 150 पुशअप रोज करोगे तो आप बिस्तर पे भी 200 पुशअप करोगे। अभी आप 2 पुशअप तो यहाँ नहीं कर पा रहे ज़मीन पर, आप चाहते हो कि सब 1 घंटे तक सनी लियोनी का पति जैसे करता है वैसे सेक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। पर सर ये जैसे प्रोटीन वगैरह भी ले रहे हैं लोग, तो ये आपके हिसाब से सही है कि नॉर्मल जो प्रोटीन लेते हैं नॉर्मल प्रोटीन पाउडर जिम में? प्रोटीन की ज़रूरत है हमारे शरीर को। प्रोटीन बनाई इसीलिए कि आज वेजिटेरियन है जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन, मैं भी वेज हूँ, तो यदि मेरे में बचा हुआ प्रोटीन कहाँ से जाएगा, मैं कितना पनीर खा लूँगा, और जो पनीर सड़क पे आ रहा है वो क्या शुद्ध है। और यदि आप नॉन वेज भी खा रहे हो और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप कितने अंडे खा लोगे। तो आई थिंक प्रोटीन अच्छा ब्रांड का लिया हुआ है तो आप ले सकते हो। पर सर आप इस केस में कहते हो जैसे जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन वुमेन बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं चाहती, कुछ लड़कियां, होता है मोस्टली लाइक
कि भाई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे, तो उनको आप क्या कहते हो? देखो, उसका बड़ा अच्छा सा लॉजिक मैं एक ही देता हूँ कि यदि मेरे पास जब पार्टनर आता है और कई कई बार ऐसी चीज़ें लेके आता है कि मेरा मेल बोल रहा है कि मुझे एनल सेक्स करना है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो ये कहीं और जाके रोटी खाएगा, ठीक है ना। अभी एनल से पहले मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एनल करना चाहते हो तो इस औरत को पेन होगा, ठीक है ना। अभी एक काम करेंगे कि मैडम इज़ रेडी फॉर एनल सेक्स, बट जितना मोटा आपका पेनिस है उतना मोटा गाजर हम आपकी एक बार एनस में भी डालेंगे और उसमें तेल लगाएंगे, प्लेजर देंगे जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। यदि आपको ऐसा लगता है इट्स अ प्लेजरेबल एक्ट, तो आप इसके साथ भी करो और उसके साथ भी करो। लेकिन मेल को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एनल सेक्स जब आप जा रहे हो तो पेन होगा औरत को, उसकी कोई स्पेशल नहीं दिए, तो दोनों को समझाना पड़ेगा। और यदि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल विथ, तो मैं बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल। बट वो सेफ होता है? क्यों नहीं होता? सेफ होता है, सेक्स इज सेफ, ओरल सेक्स इज सेफ। जो मेरे पास रिसेंट केस आया था, कल एक कपल मेरे पास आया था और वो अपनी वाइफ से इसलिए खुश नहीं है कि उसकी जो प्रीवियस पार्टनर थी वो एक अफ्रीकन लड़की उसकी दोस्त थी। अब वो अफ्रीकन लड़की जब वो सेक्स करते थे तो वो टंग से उसकी एनस को स्टिमुलेट करती थी। तो यदि आप किसी की को खोल के अपनी टिप से या जीभ से ऐसे स्टिमुलेट करोगे तो प्लेजर तो आएगा ही। अब वो चाह रहा है कि ये आप उसकी वाइफ भी ऐसा करे, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है तू चाहता क्या है कि तू ये करके फिर मतलब कैसे करेगा। मतलब अपन तो देसी लोग हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, बट उसकी फैंटेसी थी। मैंने उसको ये समझाया कि भाई साहब वो अफ्रीकन कर सकती है, ये नहीं कर सकती। काउंसलिंग करी, मैंने कहा आप ओरल सेक्स करो, ये चीज़ें करो, बट ये थोड़ा सा मुझे अननेचुरल लगा। पर अलग अलग तरह के केस आते हैं। और क्या क्या आता है सर? जैसे ये हो गया 69 पोजीशन में औरतों को तकलीफ आती है कि जब मेल और फीमेल 69 पोजीशन में आते हैं तो फीमेल इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो अच्छा, कई जगह पे मेल जो है वो अनकंफर्टेबल है वजाइना को लिक करने में। फीमेल वांट्स कि मेरे को चाहिए ओरल सेक्स, क्योंकि मैंने पॉर्न में देखा है बहुत दबा के लोग करते हैं। अभी मेल को ऐसा लगता है कि यार ये तो गंदी जगह है, यहाँ से तो सुसु करके आई है, अभी बांस मारता है, तो उसका अलग इशू है। तो इस तरह के केसेस को जब हम बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू भैया काउंसलिंग करो इनकी, बताएंगे कि यार ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, सदियों से बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आज पॉर्न इंडस्ट्री के बाद ही ओरल सेक्स चालू हुआ है। आपको ओरल करना है तो ओरल हाइजीन को मेंटेन करो। जैसा आप ब्रश करके आ रहे हो वैसे आप दोनों एक दूसरे के ऑर्गन्स को धो और फिर ओरल करो। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, इसको शेव करो, क्योंकि नहीं तो उसके बाल आएंगे उसके अंदर, उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा। ओरल कर रहा है और उसके गुच्छा मुंह में जा रहा है तो इट्स नॉट गुड फीलिंग। तो उसका क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। सर और क्या आप टिप्स दे सकते हो हमारी ऑडियंस को फॉर बेटर इंटरकोर्स? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उस पर काम करो। क्योंकि आज जितना भी साइंस आ रहा है, आज टेस्ला की गाड़ी आ रही है, महिंद्रा की गाड़ी आ रही है, सबका एक ही टारगेट है एवरेज, कि जयपुर से दिल्ली हमारी गाड़ी पहुंचा देगी आपको। तो हर स्त्री का जो टारगेट है वो एक ही है, एवरेज। मेरा मेल कितनी एवरेज दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है अपनी टाइमिंग पे काम करो। सर अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है? टाइमिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले तो डायग्नोस करो कि मेरे है भी या नहीं है। कई मेल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, चाहे वो 2 रन पे आउट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है। सर आपके हिसाब से कितने टाइमिंग पे एक इंसान बढ़िया खिलाड़ी कहलाता है? मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट कम से कम सेक्स लगातार चलना चाहिए, पंपिंग के साथ। ऐसे नहीं कि अंदर डाल के हिला रहे हो, हिलाना नहीं है उसको। कंटिन्यूस यू हैव टू पंप योर पेनिस इन द वजाइना। तो यदि आप रेगुलर अच्छा सेक्स कर रहे हो, उसके साथ साथ सिर्फ पंपिंग ही नहीं है, उसके साथ आप किस भी कर रहे हो, लिकिंग भी कर रहे हो, तो आप अच्छा सेक्स कर रहे हो, पार्टनर सेक्सुअल सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अभी आप 1 घंटा सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये कि 4 से 5 मिनट का आपका एक अच्छा सेक्स होना चाहिए इंटीमेशन के बाद। यदि आप कमज़ोर खिलाड़ी हो तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपने पीनिस को देखो।
90% लोग अपने पेनिस की चमड़ी को खोल के धोते ही नहीं है। मेरे पास जब आता है मैं उसका चमड़ी खोलता हूँ और खोलने के बाद मैं उसका जब स्किन हटाता हूँ तो वो बास मार रहा होता है, उसमें दही और मक्खन जैसा स्मैग्मा निकलता है जो बास मार रहा होता है, वो धो ही नहीं रहा उसको। अब वो जब पेनिस इरेक्ट होगा, चमड़ी पीछे जाएगी, तो वो जैसे ही डालेगा तो वो ग्लांस इतना सेंसिटिव होता है कि वो जाते ही छूट जाता है। तो उसकी कंडीशनिंग ज़रूरी है। रोज़ आप पेनिस को धोवो सुबह शाम। आगे जो टिप है उस टिप पे रोज़ 3 से 4 मिनट नारियल का तेल लगाओ, जिससे कि उसकी कंडीशनिंग हो। कंडीशनिंग होगी तो क्या होगा, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्ली जैकुलेटर हूँ, तो देयर आर सम कॉन्डोम्स जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम है वो लगाओ। आपने जेल्स की बात करी, स्प्रेस की बात करी, वो लगाओ जिससे कि टाइम बढ़े। सर स्प्रे वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो बॉडी उसके एडिक्ट नहीं हो जाएगी कि बिना स्प्रे के काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल? नहीं, देखो स्प्रे यदि आप सपोज करो आप डेट पे जा रहे हो और आपने आज स्प्रे लगा लिया और अच्छा सेक्स किया, तो ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। परीक्षा में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप रोज़ स्प्रे मार रहे हो वो सही नहीं है, उसके लिए डायग्नोस करना ज़रूरी है। पर वंस ए वाइल आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे का जो मेन इशू आता है वो क्या होता है कि जैसे पेनिस बहुत अच्छा इरेक्ट है, बहुत अच्छे सेंसेशन है, अब आपने उस पर स्प्रे मार लिया, तो स्प्रे में क्या होता है कि एनेस्थेटिक होता है, जो लिडोकेनाइन एक एनेस्थेटिक होता है जो उसको सुन्न कर देता है। अब ये सुन्न हो जाएगा तो क्या होगा, आप सेंसेशन खत्म हो जाएंगे तो आपका इरेक्शन गायब हो जाएगा। तो पहले तो आप कम से कम 2 रन बनाते होते थे, अब तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, जब पेनिस खड़ा नहीं होता, उसका मेन रीज़न क्या है कि सेंसेशन ही नहीं आते पेनिस के अंदर। 50 के बाद के जो डायबिटिक मेल हैं एजिंग के साथ साथ, उनके अंदर एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बीमारी हो जाती है जिसमें संवेदना आना ही बंद हो जाती है। लड़की कुछ भी कर ले, ओरल कर ले, कुछ भी कर ले, उसका खड़ा ही नहीं होगा क्योंकि उसके सेंसेशन आना ही बंद हो गए। तो सर आप कुछ ऐसे सुपर फूड बता सकते हो जो इंसान अपनी डेली रूटीन में डाले, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों के बता दो। देखो, मेल और फीमेल को यदि अच्छा सेक्स करना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फैट अच्छा होना चाहिए। फैट कंटेंट में कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, घी हो गया, एवोकाडो हो गया। यदि हम सिट्रस फूड्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि अनार हो गया, तरबूज जो है उसको नेचुरल वाइग्रा बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अलार्जिनिन। तो अलार्जिनिन इट्स अ वेजोडाइलेटर, और ये जो पीनिस है इसकी वेन्स को डायलेट कर देता है जब आप सेक्स करते हो। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड लोगे, जैसे कि पंपकिन सीड हुआ आपका, सीड्स के अंदर और कौन कौन से होते हैं, सब्जा सीड्स होते हैं, सब्जा हो गया, पंपकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, तो सीड्स को अपनी डाइट में डालो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा नट है जिसको हम चिलगोजा, अच्छा, चिलगोजा बहुत ज़बरदस्त, उसके सेक्स में बेनिफिट्स हैं। और मुनक्का इज़ गुड, मुनक्का इज़ अगेन इट्स अ हेल्दी फूड। तो यदि हम सेक्सुअल फूड की, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। गोंद, यदि सर्दियों के अंदर यदि आप गोंद का प्रयोग चालू कर दो तो भी बहुत अच्छा सेक्स में काम आता है। उड़द की दाल दबा के खाओ, गाजर दबा के खाओ, उड़द की दाल से बहुत अच्छा सेक्स पावर बढ़ता है। और सर ये गर्ल्स के लिए भी कंपैटिबल है जो आपने बताया, या उनको कुछ और लेना चाहिए? देखो, मेल और फीमेल बॉडी सेम है, हमारे भी पीनिस है, उसके भी क्लाइटोरिस है, इतना बड़ा है, उसका छोटा सा क्लाइटोरिस है आगे टिप पे, तो सेम है। उसमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, मेरे में भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। उसमें कम बन रहा है, मेरे में ज़्यादा बन रहा है। कई फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है जब डिज़ायर कम हो जाती है। तो सेम फूड दोनों में काम करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फूड है जैसे कि सोया है, तो सोया फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करता है। मेल्स को सोया नहीं लेना चाहिए। तो जो मेल सोया प्रोटीन ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उनका नहीं तो टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है। और सर आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल गया है बॉडी मसाजर्स का, कि जो डिल्डोज होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, ये लड़कियां ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। तो ये यूज़ करना कितना ज़्यादा बुरा है, लाइक फॉर द मेन सेक्स, कि भाई वो उसमें प्लेजर कम हो जाता है, या कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए, सही है या गलत है, थोड़ा बताओ। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है ना उसको ट्राई करना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब मेरे पास फीमेल्स आती है तो वो डिल्डो की इतनी एडिक्टेड हो गई है कि उसको आदमी का पीनिस चाहिए ही नहीं, अब उसको वाइब्रेशन चाहिए।
अभी ये स्पेनिश में मैं वाइब्रेटर कहाँ से लाऊं? इसके बिना वो उसका डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि वी आर एडिक्टेड टू दैट डिवाइस। उसको आदमी की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तेरा करूँ क्या, मैं तेरी चड्डी क्यों दूँ, मैं तो डिल्डो खरीद लाई। तो ये सोसाइटी के लिए गलत है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप यूज़ ले रहे हो तो उसका नियम ये बनाओ कि क्या मेरी बेटी ये यूज़ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया है मेरे पापा को छोड़ के डिल्डो यूज़ करने लग जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो सोसाइटी को करप्ट करने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ों का प्रमोशन हम रोकें। कि आज देखेंगे कि माई म्यूज़ वाला हर जगह अपने डिल्डो बेच रहा है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा मंडी है हो गया। सेक्स डॉल्स भी आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया। सेक्स डॉल्स आ गए, पेनिस के लिए वो आ गए कि आप अपने पेनिस को उसमें डालो मैस्ट्रोबेटर कप के अंदर और इजैकुलेट कर लो। आर्टिफिशियल वजाइना आ गई है, कनॉट प्लेस पे भरे पड़े हैं दुकानदार बेच रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, किसी हद तक तो सही है कि यार आप अकेले हो, मैस्ट्रोबेट करने के लिए कप लिया है, वन से वाइल एक कर लिया, पर जो फीमेल है वो रोज कर रही है, मतलब ये सेक्स लाइफ रूइन कर रही है, वो कचरा कर रही है। दोनों की रुइन हो रही है, दोनों की हो रही है। वो रोज आप देखोगे आजकल ऐड चल रहा है कि वो एक कान में मैं अपनी सीक्रेट सेक्स लाइफ को अपने हाथ में रखती हूँ। अपने हाथ में आप रख रहे हो, लेकिन सामने वाला जब शादी करके आएगा उसका क्या करोगे? उसका तो आपने कुछ हाथ में लिया ही नहीं, अब वो बेचारा हाथ से थोड़ी ना करेगा। तो आप उसको क्या कर रहे हो, सेक्सुअल, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि कर ले, मैं पेपर पढ़ लेती हूँ। उसको प्लेजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है किसी मरी हुई औरत के साथ सेक्स कर रहा है। प्लस वो रोज करने लग गई तो उनके ब्रेस्ट के साइज बड़े हो गए, उनका जो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है। मेरे पास जो फीमेल सारी जो एडिक्टेड है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। अभी एक आदमी और एक औरत वीक में कितनी बार सेक्स करेगा? 3 बार 4 बार। अब वो दिन में 3-4 बार प्लेजर ले रही है। अच्छा, तो बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ब्रेन को सेक्सुअल प्लेजर ही खत्म हो गया। उसको तो वो वाइब्रेशन ही चाहिए, वो दुकान खट 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 करने वाले, यार यू आर नॉट रोबोट। हमारे पे टुल्लू पंप नहीं लगा दिया पेनिस पे, तो वो गलत है। और सर कुछ लोग इंटरकोर्स से पहले अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और वो इस चीज़ के फिर एडिक्ट हो जाते हैं कि बिना अल्कोहल के वो ऐसे इंटीमेट होंगे ही नहीं। ये किस तरीके से खराब कर रहा है? देखो यार, अभी हम कॉपी किसको कर रहे हैं? फ्रेंच लोगों को, कि हमने एक 100 ml का रेड वाइन का ग्लास लिया और उसके बाद हम मूड बना रहे हैं और फिर सेक्स कर रहे हैं। हमारे यहाँ 30 ml दारू पीने के बाद कहाँ सेक्स करता है? उसको तो पूरा क्वार्टर चाहिए। तो सबसे पहला तो ये कि हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, उनके कल्चर में उनका बच्चा भी बैठ के पी रहा है, तो पहला तो ये है। दूसरा, अल्कोहल इंक्रीजेस डिजायर, डिक्रीजेस परफॉर्मेंस। आप दारू पी के गंदी गंदी सेक्स की बातें कर सकते हो, पोर्नोग्राफी देख सकते हो और प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स भी कर सकते हो, पर आप लव मेकिंग नहीं कर सकते, आप तो हो ही नशे में। अब अल्कोहल लोग अक्सर इसलिए पी लेते हैं क्योंकि सेंसेशन कम हो जाता है तो टाइम बढ़ जाता है, इसलिए वो 2 बियर मार लेगा फिर सेक्स करने जाएगा, तो वो गलत है। क्यों आप अपने लिवर को खराब कर रहे हो? सर जाने से पहले आप 1-2 कुछ प्रोफेशनल टिप्स देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखो, सबसे पहली चीज़ जो सेक्स के लिए है कि सेक्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये जब आप पैदा होते हो तब से हमारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में आ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑर्गन हमारे साथ है उसकी इज्जत करो, उसकी केयर करो, उसको सलाम करो। ये आपको जीवन के सारे सुख दे रहा है। इसकी केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा फूड खाओ, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। दूसरा, यदि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो किसी बंगाली बाबा के पास मत जाओ जो आपकी नस को देख के बोलेगा ओ तेरी नसों में कमजोरी आ गई बचपन की गलतियों की वजह से। टॉयलेट पे जो लिखा हुआ है मेले मुहाना मंडी पे, किसी मंडी में हकीम सुलेमान, उनके पास मत जाओ। किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, क्वालिफाइड आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओ, एलोपैथी वाले के पास जाओ। ऐसे के पास मत जाओ जो बोले कि यार तेरे को स्वर्ण भस्म देनी है और 1 लाख रुपए का तोला चल रहा है, चल 1 लाख रुपए निकाल, तो वो आपको फाइनेंशियली भी मारेगा और वो अंदर क्या दे रहा है आपको नहीं पता। किसी भी पैथी में जिसमें आप विश्वास करते हो उसके पास जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप मेरे से जितना आपका कंसल्टेशन है उसका डबल लो, लेकिन मुझे ऑथेंटिक मेडिसिन दो, मुझे ऐसी दवाई दो जो बाज़ार में अवेलेबल हो, जिसमें जो चल रहा है मैं उस पर पढ़ तो सकूं कि आप मुझे वायग्रा दे रहे हो तो कितने mg दे रहे हो। आप मुझे कूट के पीस के आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी मत चिपकाओ। होता यही है, आप जाते हो वो आपको 25,000 का एक पैकेज देता है, ये पकड़, अब उसके अंदर आप वायग्रा खा रहे हो तो उससे आप
उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो और आपको पता नहीं आपने कितना नुकसान कर लिया अपना पैसा देने के बाद। बॉडी का भी नुकसान है और पैसे का भी। बॉडी का नुकसान, अपने फादर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने जिगरी दोस्तों से बात करो। दुनिया के अंदर आज हर चीज़ हर अवेलेबल है, डॉक्टरों से बात करो, पर ऐसे किसी भी झोला छाप के पास मत जाओ। करेक्ट। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर नॉलेज। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट में बहुत मजा आएगा, बहुत से मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे ऑडियंस के। तो मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा, अगर आप सर को रीच आउट करना चाहते हैं, सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सर से जुड़ने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाइए। और सर को आप इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं, सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। बस दैट इज इट, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लोगों तक पहुँचा दो, कम से कम लॉन्डो के ग्रुप में तो ये शेयर ज़रूर कर दो। सर कुछ कहना आपको जाते जाते? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू।